फ्राइडे मॉर्निंग अमेरिकन F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट अपने एयरबेस से पश्चिमी ईरान में एक ऑपरेशन के लिए उड़ान भरता है और उड़ान भरने के थोड़ी ही देर बाद IRGC के कमांडोज एयर डिफेंस सिस्टम से इसको हिट कर देते हैं, जिससे ये फाइटर प्लेन क्रैश हो जाता है और इस जेट के दोनों क्रू मेंबर्स को एमरजेंसी इजेक्शन करना पड़ता है। ये इजेक्शन एक काफ़ी डिफिकल्ट मैन्यूवर होता है और इस इजेक्शन केओस के दौरान अनलकीली दोनों क्रू मेंबर्स एक दूसरे से हवा में ही अलग हो जाते हैं। पायलट तो क्रैश साइट के पास सेफली लैंडिंग कर जाता है, लेकिन जो WSO था वो क्रैश साइट से काफ़ी दूर जाकर के लैंड करता है। पायलट अपनी विंग के साथ कंटिन्यूस कम्युनिकेशन में रहता है और इसलिए उसको विदिन 6 आवर्स स्पेशल हेलीकॉप्टर्स की मदद से रेस्क्यू कर लिया जाता है। लेकिन WSO अब भी मिसिंग था और उसके पास अपने डिफेंस के लिए सिर्फ एक पिस्टल थी। ये मिसिंग WSO ईरान के लिए एक पावरफुल एसेट था। इसके दम पर ईरान अमेरिका से हाई स्टैक लेवरेज लेना चाहता था, इसलिए ईरान किसी भी कीमत पर इस WSO को कैप्चर करना चाहता था और इसलिए उसने अपनी सर्च पार्टीज इस WSO के पीछे लगा दी और $60,000 लगभग 55 लाख रुपए का पब्लिक रिवार्ड इस पर घोषित किया। दूसरी तरफ अमेरिकन आर्मी अपने नो मैन लेफ्ट बिहाइंड पॉलिसी पर काम कर रही थी। इधर मिसिंग WSO इवाजन एंड एस्केप मोड में आ जाता है और वो अपनी लैंडिंग साइट से इमीडिएटली बचते बचाते आगे बढ़ता है और काफ़ी दूर जाकर एक 7,000 फीट ऊंची पहाड़ी के टॉप पर एक लाइमस्टोन क्रेवाइस एक दरार में जाकर के छिप जाता है और वो अपने सर्वाइवल बीकन को स्विच ऑफ कर देता है। एक्चुअली जो आर्मी पर्सन्स होते हैं उनको एक ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर वो कभी दुश्मन की ज़मीन पर फंस जाएं तो सबसे पहले अपने ट्रैकिंग डिवाइसेस को स्विच ऑफ कर लें, अदरवाइज दुश्मन की फौज उसे सबसे पहले ट्रैक करके कैप्चर कर लेगी, जो कि एक मौत के मुंह में जाने जैसा होता है। यहाँ पर ये WSO इंटरमिटेंट सिग्नल प्रोटोकॉल को फॉलो करता है और इरेगुलर इंटरवल पर US आर्मी को सर्वाइवल बीकन से सिग्नल्स भेजता है। इधर लगभग 14 घंटे बीत जाने के बाद भी जब अमेरिका को इस मिसिंग WSO का कोई सुराग हाथ नहीं लगता तो अमेरिका एक प्रेस रिलीज की तैयारी करता है, जिसमें पायलट के सक्सेसफुल रेस्क्यू और WSO अभी भी लापता है इसकी जानकारी दी जाने वाली होती है। लेकिन तभी CIA उस मिसिंग WSO के बीकन को लोकेट कर लेता है और अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ इमीडिएटली ट्रंप को कॉल लगाते हैं और ट्रंप को कहते हैं कि इस न्यूज़ को टॉप सीक्रेट रखा जाए, क्योंकि जो दूसरा मिसिंग WSO है उसके मिलने की उम्मीद अभी बाकी है। लेकिन इस ऑपरेशन को लॉन्च करने के लिए अमेरिकन आर्मी को कुछ वक्त की ज़रूरत थी, इसलिए CIA एक डिसेप्शन प्लान प्लॉट करता है और अमेरिका इस प्लान के थ्रू अपने ईरानियन चैनल्स के साथ पूरे ईरान में ये रूमर्स फैला देता है कि दोनों पायलट्स को रेस्क्यू कर लिया गया है और जल्दी ही सड़क के रास्ते उन्हें बॉर्डर क्रॉस कर दिया जाएगा। इससे IRGC और ईरान के पॉलिटिकल फ्रंट का ध्यान WSO से भटक जाता है और वो WSO को सर्च करने के बजाय रोड नेटवर्क पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर देते हैं और इससे WSO के चारों तरफ जो उसकी ज्योग्राफी थी उस लोकेशन के चारों तरफ एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। अब अमेरिकन सीनियर ऑफिसर्स रात होने का इंतजार करते हैं। इस ऑपरेशन को लॉन्च करने के लिए उन्हें रात का समय सबसे बेहतर लगता है। तो अमेरिका के 100 कमांडोज, जिसमें सील टीम 6, डेल्टा फोर्स और आर्मी रेंजर्स शामिल थे, ये 2 C-130 और 4 MX-6 हेलीकॉप्टर्स पर लोड होकर के और रात में WSO की जो लोकेशन थी उस लोकेशन से थोड़ी दूर पर एक पुरानी हवाई पट्टी थी, वहाँ पर लैंड करते हैं। लैंड करने के इमीडिएट बाद अमेरिकन और इजरायली फाइटर जेट्स, कुछ लगभग 12 फाइटर जेट्स WSO की जो लोकेशन थी उस पहाड़ी वहाँ पर हैवी बॉम्बिंग करते हैं, जिससे कि वहाँ एक ऑरेंज फ्लैश जनरेट होता है और पूरे एनवायरनमेंट में ब्लैक पिच फैल जाती है। एक पूरा काला कर्टेन आप कह सकते हैं, वो चारों तरफ फैल जाता है। इस वक्त WSO एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिसे कहते हैं फॉरवर्ड एयर कंट्रोलर। वो कंटिन्यूसली अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस को ईरानी फोर्सेस की पोजीशनिंग के बारे में सूचना दे रहा था, ताकि उन ईरानी फोर्सेस से हेड ऑन काउंटर से बचा जा सके और किसी भी कैजुअलिटी से अमेरिकन फोर्स बच सके। इसके लिए अमेरिकन फोर्सेस ने WSO के द्वारा दी गई इंफॉर्मेशंस के आधार पर हैवी फायरिंग जारी रखी और ईरानी फोर्स को WSO के नज़दीक पहुंचने से रोके रखा। इसी दौरान इस WSO को स्पेशल हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर लिया जाता है और ये सारे कमांडोज WSO और वो हेलीकॉप्टर दूर हवाई पट्टी पर जहाँ दोनों C-130 एयरक्राफ्ट खड़े थे वहाँ पहुँचते हैं। सारे कमांडोज और WSO उस C-130 पर बोर्ड करते हैं और पायलट टेक ऑफ करने की कोशिश करता है और इसी लास्ट मिनट में एक क्रिटिकल फेलियर सामने आता है। इस C-130 का नॉस गियर वहाँ पर रेत में फंस जाता है, जिसकी वजह से ये हैवी C-130 टेक ऑफ नहीं कर पाता है और पूरा ऑपरेशन एक क्रिटिकल कंडीशन में फंस जाता है। ये सारे कमांडोज लाख कोशिश करते हैं उस नॉस गियर को रेत से बाहर निकालने की, लेकिन वो नॉस गियर फ्री नहीं होता। फिर पेंटागन को इन्फॉर्मेशन दी जाती है 3 रिप्लेसमेंट एयरक्राफ्ट भेजने की और पेंटागन इमीडिएट 3 रिप्लेसमेंट एयरक्राफ्ट ऑपरेशन साइट पर भेजता है और इनके पहुंचने में कुछ घंटे लगते हैं और इन कुछ घंटों तक पूरे 100 कमांडोज, पूरा ऑपरेशन
CIA की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, उसकी साख और WSO सब दाव पे लग जाते हैं। पूरा ऑपरेशन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है, मात्र कुछ इंच रेत के कारण आखिरी मिनट में ये ऑपरेशन फेल होने के कगार पर पहुंच जाता है। लेकिन भाग्य से वो तीनों रिप्लेसमेंट एयरक्राफ्ट सुबह होने से पहले ऑपरेशन साइट पर पहुंच जाते हैं और पूरे कॉन्वॉय को लोड करके और ईरान की ज़मीन को छोड़ देते हैं। लेकिन छोड़ने के साथ ही एक सरप्राइजिंग, एक हैरत अंगेज काम ये कॉन्वॉय करता है। वो जो दोनों C-130 वहाँ खड़े थे और जो 4 MS-6 हेलीकॉप्टर्स वहाँ पर खड़े थे, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और इससे अमेरिका को लगभग 1000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। ये सारे स्पेशल फ्लीट एयरक्राफ्ट इसलिए डिस्ट्रॉय किए जाते हैं ताकि अमेरिकन टेक्नोलॉजी दुश्मन देश के हाथों में ना लगे, क्योंकि अगर ईरान के पास ये टेक्नोलॉजी पहुंचती है तो मतलब ये रशिया और चाइना के पास भी पहुंच सकती है। इस तरीके से पूरी दुनिया की आर्मी हिस्ट्री का सबसे हैरत अंगेज और कुछ ही घंटों में एग्जीक्यूट किया जाने वाला, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया जाने वाला, ये अपने आप में एकमात्र ऑपरेशन है जिसको सफलतापूर्वक एग्जीक्यूट किया गया। और नो मैन लेफ्ट बिहाइंड की पॉलिसी के तहत अमेरिकन आर्मी ने किसी भी कीमत पर, मतलब 1000 करोड़ रुपए की कीमत पर भी अपने आर्मी पर्सनल को दुश्मन की जमीन से सिक्योर किया।